नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 5 प्रारंभिक योग सत्र भाग 1 सत्र 3 भाग 2 योग आसन के अंतर्गत बैठकर किए जाने वाले आसनों के विषय पर बातचीत करेंगे और उन आसनों को करने की विधि, लाभ व सावधानियों के विषय में जानेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन है वज्रासन। समस्त आसनों में वज्रासन ही ऐसा आसन है जिसे भोजन या नाश्ता करने के उपरांत तुरंत भी किया जा सकता है। यह आसन दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। वज्र का अर्थ होता है कठोर। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए वज्रासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। वज्रासन करने के लिए आसन बिछाकर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब प्रथम चरण में घुटने से बाईं टांग को मोड़ें और पैर को बाएं नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार दाईं टांग को मोड़ें और पैर को दाएं नितंब के नीचे रखें। अब दोनों हाथों के पंजों को अपने घुटनों पर लगा दें। दोनों हथेलियां घुटनों की ओर होनी चाहिए तथा शरीर सीधा रखें। अब आंखें बंद करके वज्रासन का आनंद लें तथा सामान्य गति से सांस लेते और समानांतर पर सांस बाहर छोड़ते रहें। पूर्व स्थिति में आना। अब 3 से 5 मिनट वज्रासन का अभ्यास करने के बाद जिस क्रम में घुटने मोड़े थे उसी क्रम में उन्हें सीधा कर लीजिए और दंडासन की मुद्रा में बैठ जाइए। अब हम बात करेंगे वज्रासन से होने वाले फायदों के विषय में। वज्रासन के फायदे। इस आसन के अभ्यास से कब्ज, गैस, खट्टी डकार, अपच आदि समस्याएं दूर होती है एवं पाचन क्रिया तेज होती है। वज्रासन करने से पूरे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर तरीके से होने लगता है और साइटिका रोग में लाभ मिलता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मन की चंचलता दूर करने के लिए वज्रासन उपयोगी होता है। इस आसन को करने से मानसिक तनाव भी दूर होता है। वज्रासन करने से कमर दर्द में भी लाभ मिलता है। अब हम वज्रासन में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बात करेंगे। जिनके टखने, घुटने या एड़ियों पर किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ हो तो वे इस आसन को बिल्कुल नहीं करें। ऑस्टियोपोरोसिस व जोड़ों में दर्द की समस्या वाले लोग इस आसन को न करें। अगला आसन है ऊष्ट्रासन। इस आसन को ऊष्ट्रासन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन में शरीर को ऊंट की तरह आकार दिया जाता है। ऊष्ट एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ऊंट होता है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए ऊष्ट्रासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। ऊष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले आसन पर दोनों पैर सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। प्रथम चरण में दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं कूल्हे के नीचे लगा लें तथा बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं कूल्हे के नीचे लगा लें। यह मुद्रा ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि वज्रासन में होती है। अब धीरे धीरे घुटनों के बल ऊपर उठना होता है। कमर सीधी होने तक ऊपर उठ जाना होता है। दोनों घुटने और पैरों के दोनों पंजों का ऊपरी भाग जमीन से सटा रहना चाहिए। अब दोनों हाथों को सामने की ओर फैला दें। अब आगे अपने दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी पकड़ लें तथा बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ लें और सिर को जितना हो सके उतना पीछे ले जाने का प्रयास करें। पेट व कमर को सामने की ओर तान दें। उसी मुद्रा में रहकर सामान्य गति से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। पूर्व स्थिति में आना। ऊष्ट्रासन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहने का प्रयास करें। उसके बाद दोनों पैरों की एड़ियों को बारी बारी छोड़कर शरीर को सीधा कर लें तथा घुटनों के बल ही वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद जिस क्रम में आपने घुटने मोड़े थे उसी क्रम में उन्हें सीधा कर लीजिए और दंडासन की मुद्रा में बैठ जाइए। अब हम बात करेंगे ऊष्ट्रासन के फायदों की।
ऊष्टासन करने से कमर और गर्दन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है तथा पाचन शक्ति बढ़ जाती है। ऊष्टासन करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ऊष्टासन के नियमित अभ्यास से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है तथा फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। गर्दन, छाती और उदर को अधिक व्यायाम मिलने की वजह से इन अंगों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे ऊष्टासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग व माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को ऊष्टासन नहीं करना चाहिए। ऊष्टासन करते वक्त गर्दन को अधिक जोर देकर पीछे न खींचें। यह आसन करते वक्त कमर में दर्द या किसी अन्य अंग में दर्द होने लगे तो फौरन इस आसन को रोक देना चाहिए। शरीर पर किसी प्रकार की शल्य क्रिया कराई हो तो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला आसन है शशांक आसन। शशांक का अर्थ होता है खरगोश। इस आसन की अंतिम अवस्था में शरीर खरगोश के समान आकृति वाला दिखने लगता है, इसलिए इस आसन को शशांक आसन के नाम से जाना जाता है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए शशांक आसन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। प्रथम चरण में दोनों घुटनों को दूर दूर फैलाएं। अब दोनों बाहें सिर के ऊपर उठाएं। बाहों को कंधे की चौड़ाई जितनी दूरी पर रखें। सांस छोड़ते हुए बाहें सीधी रखते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। ध्यान रहे आपकी ठोड़ी यानी चिन और बाहें फर्श पर टिकी होनी चाहिए और सामने देखने की कोशिश करें। यथासंभव इस स्थिति में 1 से लेकर 2 मिनट तक बने रहें। अब पूर्व स्थिति में आना। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को और सिर को वापस लेते हुए आरंभिक अवस्था में आ जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास क्रोध, भय, शोक आदि को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। यह आसन यकृत और गुर्दों की सक्रियता बढ़ाता है और इन्हें स्वस्थ रखता है। शशांक आसन के अभ्यास से हृदय रोग में बहुत लाभ मिलता है। पीठ दर्द एवं गर्दन दर्द के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। इस आसन के नियमित अभ्यास से फेफड़े मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं शशांक आसन में रखी जाने वाली सावधानियों की। पीठ दर्द एवं स्लिप डिस्क से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेट और सिर की समस्या होने पर भी इस आसन का अभ्यास न करें। चक्कर आना और हार्निया से संबंधित रोगी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी न करें। अगला आसन है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन असल में संस्कृत भाषा का शब्द है। ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जानु, इसका अर्थ होता है घुटना। इस आसन में योग अभ्यासी का सिर जानु अर्थात घुटने को छूता है। तीसरे शब्द आसन का अर्थ है शारीरिक स्थिति से, इसलिए इस आसन को जानु शीर्षासन कहते हैं। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए जानु शीर्षासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। इस आसन को करने के लिए दंडासन में बैठ जाएं। अब दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की जांघ के पास लाएं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधा खड़ा करें। इसके बाद ऊपर के शरीर को नीचे की ओर झुकाएं और कमर के पास से मोड़ें। बाएं पैर के पंजे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लें। इस दौरान ध्यान रखें कि बायां पैर मुड़ना नहीं चाहिए। अब सिर को बाएं पैर के घुटने पर रखने का प्रयास करें। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। 5 से 10 बार सांस लें। इस स्थिति में सिर्फ बाएं पैर और बाएं कूल्हे पर खिंचाव लगेगा। इसके बाद दोनों हाथों को खोलें और पूर्व की स्थिति में आ जाएं। फिर से यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ भी दोहराना है। पूर्व स्थिति में आना। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में आ जाएं।
अब इस आसन से संबंधित लाभों के विषय में चर्चा करते हैं। इस आसन के अभ्यास से तनाव दूर होता है और शरीर लचीला होता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है तथा पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके नियमित अभ्यास से किडनी और लीवर का क्रियान्वयन सुचारू रूप से होने लगता है। यह आसन अस्थमा और साइनस रोग में भी आराम दिलाता है। महिलाओं से संबंधित रोगों में यह आसन बहुत ही लाभकारी है। अब हम बात करते हैं इस आसन में रखी जाने वाली सावधानियों की। गर्भवती महिलाओं को यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीठ दर्द व साइटिका की समस्या वाले व्यक्ति को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला आसन है गौमुखासन। संस्कृत में गौ का अर्थ होता है गाय और मुख का अर्थ होता है मुंह। इस आसन की अंतिम अवस्था में दोनों पैरों की मुद्रा गाय के मुख की तरह लगने लगती है, इसलिए इस आसन को गौमुखासन कहते हैं। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए गौमुखासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। इस आसन को करने के लिए दंडासन में बैठ जाएं। अब प्रथम चरण में दाएं पैर को घुटने से मोड़ें व बाएं नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर के ऊपर से लाएं और बाईं एड़ी को दाएं नितंब के नीचे रखें। ये पैरों की स्थिति हो गई। अब बाएं हाथ को उठाएं और इसको कोहनी से मोड़ते हुए अपने कंधों के पीछे ले जाएं। इसी प्रकार दाएं हाथ को उठाकर कोहनी से मोड़ते हुए पीठ के पीछे ले जाएं। हाथों को इस प्रकार रखें कि पीठ के पीछे यह एक दूसरे से पकड़े जा सकें। जितना हो सके शरीर को सीधा रखने का प्रयास करें। दृष्टि सामने की ओर रखें। 1 मिनट बाद धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब पैरों को बदलते हुए दूसरी ओर से इस अभ्यास को दोहराएं। अंत में पूर्व स्थिति में आना है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करके दंडासन में आ जाएं। अब हम बात करेंगे गौमुखासन से संबंधित लाभों के विषय में। गौमुखासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और इसे सीधा रखने में मदद करती है। गोमुखासन के अभ्यास से हमारे हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती है तथा हृदय रोग में लाभ होता है। यह फेफड़ों की सफाई करते हुए इसकी क्षमता को बढ़ाता है। यदि अस्थमा के पीड़ित रोगी इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो उनको इस रोग में आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे गोमुखासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। हाथ और पैर में ज्यादा दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि रीढ़ की गंभीर चोट है या गंभीर समस्या है तो इस आसन को बिल्कुल न करें। यदि पीठ के पीछे हाथ बांधने में परेशानी हो रही हो तो ज्यादा जोर जबरदस्ती न करें। अगर लगातार घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस आसन को बिल्कुल न करें। तो बच्चों, आज हमने बैठकर किए जाने वाले आसनों को करने की विधि, लाभ व सावधानियों के विषय में सीखा। तो बने रहिए हमारे साथ। आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।